हाँ जलेश्वर जी बोलिए। शरद भाई माइक ऑफ कर लीजिए। अनिल जी माइक ऑफ कर रहे हैं प्लीज। देखिए लक्ष्यों तो पिछले हफ्ते बात हुई है। जलेश्वर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक। मैं बीच में बाहर जाना पड़ेगा। मैं हाँ आप ऐसा करिए, एक बार क्विट कर जाइए फिर आइएगा। मनोरंजन जी तब तक आप रखिएगा। जी जी मैं जुड़ा हूँ, एक मिनट। जी जैसा कि हम लोग का विषय है जो फासिज्म को अगर देखें आज के दौर में और क्या उसके चैलेंजेस हैं It's 4:20 p.m. और हमारे समाज में अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से आज पनप रहा है। तो पिछले सप्ताह में मैं सुन रहा था, मुकेश सर को बड़े बारीकी सुना It's था 4:20 p.m. और मुकेश सर को मैं हालांकि फॉलो करता हूँ फेसबुक पे अच्छे से। तो हमारे सामने जो आज चैलेंजेस हैं, निश्चित तौर पर जो सरकारें हैं और उसका जो टूल्स है, उसके पास जो मशीनरीज हैं वो और उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, ये निश्चित तौर पर एक फासिस्ट शासन का भारत में उभार है, मेरा ये मानना है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ सोशल साइट्स के माध्यम से ये अपनी जड़ों को और मजबूत कर रहा है, लगातार मजबूत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो लोग, भले हम लोग मानते हैं ये गलत है और ये फासिज्म की निशानी है, लेकिन लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही चीज है, इसमें कुछ तो गलत हो ही नहीं रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है। और उनको दिलासा दिला दिया जाता है या उनको भरोसा दिला दिया जाता है ये चीज सही है। हर एक गलत चीज को इस तरीके से जस्टिफाई कर दिया जा रहा है जो मैं अवाक रह जाता हूँ, हैरान रह जाता हूँ। जो उसका काउंटर करने का सोचता भी हूँ तो बहस करते करते मतलब इस तरीके से होता है जो अंतिम में आप सोचते हैं छोड़ दें। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आप देखेंगे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 की कब की पार कर चुकी है और उस पर कोई बोले तो वही हाल रहेगा जो सीधा कहेंगे भाई पिछली अब तो सिगुफा नया छोड़ दिया है, पिछली सरकार ने वो जो बॉन्ड था उसके तहत जो है कर्ज बढ़ा दिया था। तो व्हाट्सएप में तमाम तरह के मैसेज आ जाते हैं तुरंत और उनको आईटी सेल या जो भी कह लीजिए उनके जो मिशनरीज हैं वो तैयार करने वाले लोग हैं, मीडिया के थ्रू आके मंत्री कह बैठती हैं और लोग जो है बहुत हद तक उस मामले से दूर हट जाते हैं। जबकि आपको याद होगा अभी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, आज ही संयोग से मैं गैस सिलेंडर ब्लैक से खरीद के लाया हूँ और 1000 से ज्यादा कीमत देना पड़ा, क्योंकि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ मेरा घर नहीं है, मतलब मैं घर से दूर हूँ और मतलब कि ब्लैक से ही लेना पड़ा। और मैं हैरान हूँ, मैं वहाँ क्या बोलूँ, मेरे समझ से परे जो गैस सिलेंडर मैं जब छात्र था तो उस जमाने में भी वो जो है 500 रुपये में आराम से मिल जाता था और सीधा आज 7 साल के अंदर 2 गुना है और उस पर कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। और जबकि ये सवाल ना होना भी फासिज्म की एक निशानी है अगर देखा जाए तो। फिर चीजों को देखेंगे तो जब कभी बातें उठकर आती हैं, जैसे अभी किसान वाला मुद्दा हुआ, हालांकि पिछले सप्ताह मुकेश सर ने समझाया था, जो किसान भी बहुत हद तक फासिस्ट के सहयोगी रहे हैं और
थोड़ा बहुत जो है मैं इससे सहमत भी हूँ। जो कई बार जो समृद्ध किसान है या जो समझदार नहीं है, वो मजदूरों की अपेक्षा किसान भी जो है फासिस्टों के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब किसान का आंदोलन हुआ, तो गांव में भी मैं देखा जो किसान या तो इससे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, या उस समाचार से जुड़ भी नहीं रहे हैं। और खासतौर पर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में ये कानून 2005-6 से ही लागू है, अगर आपको मालूम होगा। ये तीनों जो हैं कानून, और मंडी तो बिहार में लगभग पूरा जो है कोई है ही नहीं। देखेंगे मंडी मतलब कि खत्म ही है, और जो भी है वो पूरी तरीके से खुलेआम बेच सकते हैं जो भी अनाज है। और किसान को कोई मतलब नहीं है। जो हमारे साल आज से 15 साल पहले भी जो गलत हुआ उसका आज भी विरोध करें, या एक होता है जो वक्त आ गया है जो भाई कोई तो बता रहा है, तो नैरेटिव जो सेट कर दिया जा रहा है टीवी के माध्यम से, लोग उसी को सच मान लेते हैं। और बाकी मैं देख रहा हूँ अभी के दौर में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव स्टेट रहा है, लेकिन बिहार का विपक्ष अभी लगता है मुर्दा है, बिल्कुल सोया हुआ है। जबकि बिहार में एक से एक कारनामे हो रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली मैं बिहार की बात करूं, अब देख लेंगे जो सरसों का तेल जो खाने के लिए बेहद जरूरी चीज है, हर जगह लगभग 200 पार कर चुका है। उस पर कोई नहीं बात करना चाह रहा। और विपक्ष का एक भी नेता, चाहे बड़े नेता, देखिए राहुल गांधी कभी कभार ट्विटर से बोल रहे हैं, लेकिन सड़क पे मैंने उनको कभी नहीं देखा जो वो सड़क पे आए बात करें। जब विपक्ष का नेता नहीं आएगा तो छात्र कहाँ से आएंगे? उनके पीछे छात्र या युवा जो है वो कहाँ से आएंगे? सपोर्ट तो चाहिए। और उस चीज को लेकर मैं बड़ा ही अचंभित हूँ, जो भाई कौन लीड करेगा। और फासिज्म जो है वो निरंतर बढ़ ही रहा है, वो घट नहीं रहा है, क्योंकि घटेगा तब ना जब हम काउंटर करेंगे। काउंटर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, समाज में जब कुछ हो तो हमारे पास एक स्थापित नैरेटिव है, मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम करने लग जाते हैं, नहीं है तो पाकिस्तान है। और ये सारी चीजें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। लोग को समझा भी दीजिए, लेकिन वो इस तरीके से होता है जो कभी कोई एयर स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए, उस पर बात ही नहीं होता है। राफेल डील में आप देख लीजिए, जो पूरी तरीके से मैंने देखा, जो भारत खरीदा, और भारत में ये जांच का विषय नहीं रहा, तुरंत जांच खत्म कर दिया गया। और निश्चित तौर पर फ्रांस को इस डील से फायदा ही, चाहे फ्रांस की कंपनी को, चाहे फ्रांस की सरकार को फायदा पहुंचा, वहां ये जांच का विषय है। और भारत में ये सब जांच का विषय है ही नहीं। तो इन चीजों को जब देखते हैं, और यहाँ का लोग जो ट्विटर भी देख लेते हैं, ट्विटर पे थोड़ा बहुत विरोध होता है, कुछ लोग हैं ट्विटर पे। हालांकि मैं देखता हूँ ट्विटर पे जो ये खासतौर पे दिलीप मंडल लोग जैसे लोग हैं, वो लोग बहुत मजबूती के साथ प्रतिरोध दर्ज कराते हैं, मैं लगातार देखता हूँ। लेकिन बाकी जो कांग्रेस का विंग है वो कभी उतना एक्टिव नहीं हो पाता है। और जो वामपंथ है, वामपंथ की कमियां मैं देखता हूँ, जो निश्चित तौर पे वो भयावह है। वामपंथ में जो कमियां है वो इस तरीके से है, जो इंटेलेक्चुअल लोगों की यहाँ कमी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम है वो धीरे धीरे घट चुका है। जमीनी स्तर पर वामपंथ अब लगभग खत्म हो चुका है। बिहार में हालांकि इस बार वामपंथ थोड़ा पुनर्जीवित हुआ है, खासतौर पर अगर चुनाव के माध्यम से देखा जाए, जो बहुत हद तक विधानसभा में कुछ लोग चुने गए हैं। लेकिन जो संघर्ष की लड़ाई थी वो सड़क पर नहीं के बराबर दिख रही है। पहले मैं देखता था, मैं जब छात्र था तो हर एक कॉलेज के जो छात्र होते थे उसमें से SFI या AISF या फिर आयशा के लोग जो थे, वो अमूमन दीवालों पर बहुत सारे संदेश लिखते थे। ज्यादा नहीं, मैं आज से 10 साल की बात बता रहा हूँ। और मैं देखता था, तभी हालांकि उतनी मेरी समझ भी नहीं थी, लेकिन मैं उनके नारों को देखता था, लिखा हुआ रहता था, और उनके जो संदेश रहते थे बहुत स्पष्ट रहते थे। निश्चित तौर पर ये तो जरूर था जो लोगों को आकर्षित करता था, और थोड़ी बहुत समझ लोग को सोचने के लिए मजबूर करता था। लेकिन मैं तो आजकल वो भी नहीं देख पा रहा हूँ। चाहे इसकी समस्या जो हो,
मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को जब देखता हूँ तो निश्चित तौर पर सोचता हूँ, और कई बार मेरी स्थिति बस कुछ ना कर पाने की रहती है। देखता हूँ तो, और कुछ ना कर पाने की स्थिति को मैं क्या बोलूँ, इसको बयां भी नहीं कर सकता। और मैं आजकल बस यही सोशल मीडिया पे देखता हूँ, सुनता हूँ, ज़्यादा आप लोगों के बीच बस रहता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों से, नहीं तो मैं बोलना अब लगभग बंद कर दिया, क्योंकि बोलता हूँ तो लोग और नाराज हो जाते हैं, और अजीब तरह का मतलब सिनेरियो है। तो आप लोग हमसे बहुत बड़े लोग हैं, और निश्चित तौर पर हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो मैं आप लोगों को सुनता हूँ तो देखता हूँ, उम्मीद तो रहती है, और उम्मीद हमेशा रहेगी। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। मनोरंजन जी, मनोरंजन, पहले नाम बदल लो अपना। जी सर, क्या नाम बदलने बताएं? ऐसे ही कह रहे हैं। हेलो मनोरंजन जी, आप जो जी है जी इतने नौजवान हैं, और आप अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर जो है आप हमसे उम्मीद करते हैं, ये गलत बात है। ये तो जो है कुछ भी करना है, बदलना है, बदलाव की शक्ति तो आपके हाथ में है, और आपको ही जो है आगे आगे इसको ले जाना है। और जो पिछले की गलतियां हैं या कमियां हैं, उसको भी सुधारने का काम तो युवा के ही हाथ में होना चाहिए। हम तो उसमें केवल जो एक दिशा दे सकते हैं, उससे तो अधिक नहीं है। तो इसके साथ जलेश्वर जी, अगर आपका ठीक हो गया हो तो आप हाँ, बोलेगा। मैं तैयार हूँ। जी जी जी। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं पिछली बात नहीं दोहराऊंगा, पिछली बार ये सारी बातें हो ही गई। जो बात मुकेश भाई ने कही उसमें भी थोड़ा सा उसी में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बात अब इस हिंदुस्तान पर होनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में पाकिस्तान है तो कैसा है, और वो लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। जिन शक्तियों की बात मुकेश भाई कह रहे थे वो तो हकीकत है कि लड़ना उनको ही चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वो माने तो सही कि हिंदुस्तान में फासिज्म आया है। अभी तक जिन शक्तियों को लड़ना चाहिए या इस बात पर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर एक स्ट्रेटेजिकल कार्य योजना बनानी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसकी गंभीरता को समझ पाया है। उनको शायद लगता है कि फासिज्म कुछ बंदूक लेके आएगा तो गोला चलाएगा तब कहेंगे हम कि हाँ फासिज्म आ गया। मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के वरिष्ठ महासचिव ने कहा था कि ये फासिज्म अभी नहीं आया है ना। उनको अभी भी लग रहा है कि यहाँ एक ऐसा षड्यंत्र डेमोक्रेसी है, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि दिन ब दिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको खत्म किया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि फौज जाएगी और या फिर हिटलर आएगा और संसद में आग लगाएगा, तो हर बार फासिस्ट आग नहीं लगाएगा ना। एक बार लगा दिया क्या है, अब तो उसको जरूरत भी नहीं आग लगाने की। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पेंडेमिक कभी कभी फासिज्म के लिए कितना रास्ता आसान कर देता है। हंगरी में देखिए फासिज्म को और तेजी से लाने में पेंडेमिक का बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान में देखिए मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूल करके करोड़ों रुपए सरकार कमा ले रही है ना। तो फासिज्म के लिए तो बहुत मुफीद माहौल है। दिक्कत है हमारे अपने लोग समझे तो सही कि पहले फासिज्म आया। एक तो उन्होंने अपने आप को करेक्टराइज नहीं किया कि भारत में फासिज्म का स्वरूप कैसा है। अगर धीरे धीरे गौर करते तो इनके सामने उदाहरण असल में ये हमारे यहाँ है कि ये मान के सकते हैं कि जो 1975 में जो संसद के साथ हुआ था या चुनाव या इमरजेंसी डिक्री हुई थी, उसको लेके उस टाइप का कोई चीज यहाँ फिर आएगा तो हम मानेंगे। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सारे धड़कन हो जाएंगे करेंगे जो डेमोक्रेटिक रास्ते से हो रहे हैं। आप देखिए रोज बरोज नए अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं, है ना। तरह तरह के कानून बदले जा रहे हैं और उसमें कोई विरोध नहीं हो, पता भी नहीं चल रहा कि सब क्या हो रहा है। तो एक चीज तो ये कि उन वर्गों की पहचान करनी पड़ेगी, उन चीजों को पहचान कर पड़ेगी। देखिए पहले 1933 के बाद
जो फासिज्म जर्मनी या मुसोलिनी में मजबूत हुआ था 1945 तक, उसके लड़ने की एक वजह ये भी थी, जैसे मुकेश भाई कहे तो बिल्कुल सही है, स्टालिनग्राड तक पहुंचने तक, स्टालिनग्राड तक जब तक जर्मन फौजें जाती रही, जब तक वहां उनकी हार नहीं हुई, तब तक किसी पूंजीवादी देश ने उसकी न तो निंदा की न उसको रोकने की पूरी कोशिश की। उनको लग रहा था कि बस अब मॉस्को तक कब्जा है और काम खत्म, बोल्शेविज्म कम्युनिज्म गायब। ऐसा हुआ नहीं। इत्तेफाकन यह होगा कि लड़ने के लिए रेड आर्मी नहीं लड़ी और वो हुआ नहीं। तो मजबूरन में उनका जो अपना कंट्राडिक्शन था हिटलर और मुसोलिनी के साथ, उसकी वजह से ये एलाइड में शामिल हुए, एलाइड फोर्सेस में, और उसकी वजह से क्योंकि उनके ऊपर बनाई। अब बताइए, ये तो उस समय के बाद था, उसमें युद्ध का जमाना था। तो एक आप गौर करेंगे उस दौर में यूरोप को अगर आप देखें, यूरोप के समाज को अगर आप देखें, तो एक जिसको कहते हैं कि बड़ा मोर्चा बनाना, फासिज्म विरोधी व्यापक गोलबंदी ज्यादा आसान थी, क्योंकि आबादी के लगभग पॉपुलेशन के 90% लोग उस फासिज्म के शिकार हुए। तब जाके एक बड़ी गोलबंदी बन पाई और तब जो लड़ाई हो पाई। उसमें एक युद्ध एक बड़ा फैक्टर था कि युद्ध हो गया, तो युद्ध हुआ, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, मान कि भारत किसी से युद्ध ना करे या कहीं कुछ ना करे और आपके सारे अधिकार धीरे धीरे खत्म कर दें, जो फासिज्म का होता है, किसी देश को लड़ने की जरूरत नहीं। तो कौन ये फासिज्म नहीं है क्या कोई जरूरी है कि वो पाकिस्तान को पर कब्जा कर ले, लड़ेगा तब हम कहेंगे पाकिस्तान। दिक्कत है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसको हम फासिज्म के तौर पर, लक्षणों के तौर पर चिन्हित ही नहीं कर रहे हैं। तो हम जब खुद पहले तो तय करें कि हाँ हम इस स्टेज में है फासिज्म के, मैं फिर कह रहा हूँ 7 साल हो गए हैं, अब वो धीरे धीरे आक्रामक होता जा रहा है। 7 महीने हो गए किसी भी आंदोलन में हिंदुस्तान में, इसके पहले कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो इतने लंबे आंदोलन को बिना कुछ किए चला रही। तो जाहिर सी बात है कि साथ कुछ तो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है, रहेगी। वो आगे चल के ऐसा, वो अगर छोड़ रहे हैं खुला, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई बड़ा काम करेंगे। ये 1922 का चुनाव यूपी में हो रहा है, क्या पता 1924 में चुनाव की जरूरत से न पड़े, क्योंकि देखिए फासिज्म ये साफ मानता है कि डेमोक्रेसी और करप्शन दोनों सिनोनिमस है। यानी डेमोक्रेसी है तो भ्रष्टाचार है, जबकि वो खुद उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कोई नहीं है। एक रिचर्ड ग्रनबर्गर ने एक इतिहास लिखी है, आप पर कभी देखिए, उनकी किताब का नाम है द 12 Years of Life, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ नाजी जर्मनी, जिसमें वो कहते हैं कि करप्शन वाज इन फैक्ट द सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर ऑफ द सोसाइटी। यानी फासिज्म के लिए ये और मुद्दा रहा है, मैंने वो खुद ही इतने भ्रष्ट रहेंगे, बाकी सब भ्रष्टाचारी फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप से जो आंदोलन को वो कर रहे हैं, जो लेकिन उनके ऑफेंस, उनका हमला कम नहीं हो रहा है। आप यूपी के पंचायत चुनावों का अध्यक्षों के हाथों से जिस तरह से हुआ है, वो देख के लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो केवल उनकी पूरी मिशन इस काम में लगी है। चुनाव आयोग उत्तराखंड के बहाने बंगाल में चुनाव नहीं करना चाहते ताकि वहां सरकार को लंबे, यानी अब सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके अधीन हो चुकी हैं, इवन जुडिशियरी तक। मैं फिर कह रहा हूँ, अखिल गोगोई की रिहाई पर खुश मनाने की जरूरत है, जबकि उनको 1.5 साल जेल में रहना पड़ा। 1.5 साल बाद उनको ख्याल आता है कि गलत हो रहा है। इसका मतलब साफ है। और भीमा कोरेगांव के लोग 2 साल से जेल में बंद हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इस डेमोक्रेसी में आप लूपहोल खोजते रह जाएंगे और कहेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये होना नहीं। लड़ने के में तो उतरना ही पड़ेगा। और ये सही वक्त है कि आप अपने वर्गों की पहचान करें, अपने उन लोगों की पहचान करें। अब दिक्कत यह है कि जिनको लड़ना है वही तय नहीं है। मसलन जिनकी ऊपर ये समाज को बदलने की जिम्मेदारी है, अगर वही समाज को बदलने की जिम्मेदारी से भागने हैं, न उस पर बहस करने को तैयार, न उस पर बात करें। हम और आप खूब बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो भी ग्राउंड लेवल पर काम रहा है या अतीत में किए हो या कुछ किए कर रहे हो, तमाम उनके संगठन है, बैंक कर्मचारी से लेकर आपको किसानों तक सब तमाम लोग संगठन बनाए बैठे हैं, तो वो उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, उसमें उसको उठा रहे हैं। तो ये
नतीजा ये होगा कि वो तब जब सारी बर्बादी हो जाएगी तो क्रांति करने चलेंगे। तो वक्त बहुत बीतता जा रहा है। अब इन सवालों पर बहुत जल्दी साल 2 साल के अंदर 2024 के वक्त से पहले अगर नहीं कोई मोर्चा बना, नहीं कोई इस पर पहल कदमी ली गई तो ये समझिएगा कि अगर चुनाव, मुझे तो कम उम्मीद है, वैसे अगर हो गया तो वो आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद फिर चुनाव नहीं होगा, फिर तो तानाशाही दिखेगी और फिर वो भी दिखेगा जो होता रहा है। माध्यम को इससे अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जेनोसाइड और ये सब चीजें बताइए। फेसबुक पर तो मुस्लिम जेनोसाइड तक, इसमें क्लब हाउस में एक जन मुस्लिम जेनोसाइड नाम के हाउस क्लब चला रहे हैं, जो ज्यादा पहले से बना हुआ है, ये होना है, और हम हैं कि अभी तक बैठे हैं। तो ये इस पर विचार करना चाहिए, सब सोचना वक्त बहुत कम है। और जो लोग खासतौर से हम लोग तो खैर हाशिए के लोग हैं, लेकिन जो लोग तमाम पार्टियों में, वामपंथी पार्टियों में खासतौर से, क्योंकि वामपंथ की बड़ी जिम्मेदारी है फासिज्म के खिलाफ लड़ने की, बात सच है। तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेज तो तब आएंगे ना जब उनको उनके ऊपर मुसीबतें आएंगी, है ना। और इस डेमोक्रेसी को दुरुस्त करने की बात तो सोचिए मत कि हम इसको दुरुस्त करके ठीक ठाक रास्ते पर ले जाएंगे। वो इसी तरह का है, वो इसी काम का है, इसी लायक है। तो लड़ेगा वही जिसको बेहतर दुनिया बनानी, बेहतर समाज बनाना। इस समाज में पैच लगा के तो नहीं चलेगा ना। तो उनको आगे आना पड़ेगा। जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, वो अपने यहाँ इन बातों को रखें, इन पर बहस चलाएं, अपने नेताओं से सवाल करें। विपक्ष से सवाल तो बाद में करेंगे। राहुल गांधी का तेज देखिए, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का फासिज्म से लड़ेगी, कब लड़ेगी और कब क्यों लड़ेगी, है ना। तो उनसे उम्मीद नहीं है हमें उतना। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई लड़ाई के इस वक्त में अगर आप हमारे साथ आए, बड़ी लड़ाई है, बात चलिए ठीक है, जो 4 कदम चले मुझे मंजूर है, लेकिन उससे ज्यादा और दुनिया बदलने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। तो इनसे जो समाज बदलने वाली ताकतें हैं उनको एक गोल बंद होने की जरूरत है। इतना बिखराव है और इन जिसको कहते हैं पेटी इश्यूज पर झगड़ रहे हैं। मैंने ऐसी कोई बड़े मुद्दे नहीं, मुझे कहा था अगर ठीक से अगर चाक आउट करें तो सहमति के मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि उनसे भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो पहले झगड़े के मुद्दे तय करेंगे, बाद में सहमति पर। आज सहमति की नौबत ही नहीं आएगी। तो इन सबों को जरूरी है कि इनको मजबूर किया जाए, उसके लिए भी जन दबाव बनाया जाए कि आपको आपकी जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है उसे निभाइए, वरना आप चाहिए। ये जो बहुत जरूरी। कब तक आखिर हम लोग उनको सच्चे माने इनसे भी छोड़े, उनकी एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। और ये कहना कि जनता हमारे साथ नहीं है तो क्यों नहीं दे रही, आपने कोई कुछ तो कमी जोड़ी होगी तो दूर करिए, जो लड़ने का मुद्दे तय करिए, आगे बढ़िए। बाद में देखा जाएगा, लड़ते हुए जो फैसले आएंगे जो उसी में एकता और लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन इस पर तो एक मत होगी ना, पहले तो ये हो, यही मैं कह रहा। जलेश्वर भाई, जैसे मुझे लगता है कि भारत में इस समय तो जैसे आपने पिन पॉइंट कर ही दिया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से वामपंथ की मेरी राय है ये कि ऐसा कोई दल मुझे दिखता नहीं है जो कि समग्र रूप से इस पूरे जो है कहा जाए कि हैंड टू हैंड, मतलब आमने सामने लड़ने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। वो किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में तो अपने एक सोचता है, और वो भी जो है कहीं न कहीं से जो है कि अपने को सीमित रखते हुए, बचाते हुए एक आगे जो है एक लंबी प्लानिंग के साथ। लेकिन वो इस तरह से लोग तो नहीं देख पा रहे हैं कि 24 के बाद, जैसे आप कह रहे हो कि 24 भी अगर होता है तो उसके बाद जो है कुछ भी नहीं रहेगा। तो या तो सोच रहे हैं या सोच के भी जो है उसको अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन जो है उस पे जो है अपनी भूमिका को खुलकर सामने रखने की पोजीशन में नहीं है। और जो हाशिए पर लोग हैं, चिंतित अक्सर ज़्यादातर वही लोग हैं। तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि क्या ऐसा जो मैं समझ रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ और कुछ लोग और समझ रहे हो कुछ? मुझसे कह रहे हैं? हाँ, हाँ। नहीं, एक बार फिर से दोहरा दिए, क्या कह रहे थे? बस इधर चला गया, ध्यान हट गया। मैंने ये कहा कि आपने जहाँ तक बात रखी है और ये कहा है, हम लोग इससे बात कर रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे हो ही सकता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ होंगे ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लेफ्ट के जो इमेजिनेशन है, जो जो हमारे पास स्थापित लेफ्ट है, और इवन की जो स्थापित लेफ्ट नहीं भी है, जो कहीं जंगलों में और अपने आप को जो है एक अराजकता एक उसके हिसाब से जो काम कर रहा है, उनके पास भी कोई इस तरह का विजन नहीं है कि इन टोटलिटी जो है फांसीवाद से या जो है बियॉन्ड द सिस्टम जाके देख पाने के लिए, या ऐसे विकल्प के नारों को जिसमें कि जनता को गोलबंद किया सके और उसके उन नारों के साथ, उन लक्ष्यों के साथ जो है व्यापक समाज के और वामपंथी की समस्याएं और लोगों की समस्याएं हैं। अब लीड कहाँ से करें, कैसे शुरू करें? मैंने तो आपको सीपीएम की लिमिटेशन बता दी है और सीपीएम के पास अपॉर्चुनिटी भी है, वो भी बता दी है आपके पास। बहुत बड़ा कैडर है, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा संगठन है, लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ, अभी भी हैं और इमोशनली जुड़े हुए हैं, वैसे भी जुड़े हुए हैं। कॉल जो देते हैं वहां पर इनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं, कॉल से अधिक कुछ अपने आप से इनिशिएट नहीं लेते हैं वो। धन्यवाद। मैं बात करूंगा अरविंद जी बस। मैं ये कह रहा था कि जो फासिस्ट विरोधी मोर्चा है वो एक ब्रॉडर बेस्ड माने कि व्यापक जनता का मोर्चा है, होना चाहिए बहुत। तो अगर उसकी लीडरशिप सही नहीं होगी तो हर जो मोर्चे के जो हर घटक होंगे वो अपने अपने रास्ते भागेंगे। तो जरूरत है ना एक ऐसे नेतृत्व की जो उसको सही ढंग से चलाए, जिसके साथ लोग जुड़े, क्योंकि उस ऐसा मोर्चा है कि जो भी फासिज्म से प्रताड़ित होगा वो आपके पास आएगा। जैसे वो अभी कह रहे थे, विमल जी बहुत सही कह रहे हैं। अब ये महंगाई जैसे मुद्दों को, मुझे याद है कि कलकत्ते में 1 पैसा शाम का पैसा बढ़ जाता था तो कई दिन आंदोलन चलते थे वहां। अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया, क्या हुआ? तो ये होता था, पहले ऐसा होता था, बस के किराए में 1 रुपया बढ़ता था तो होता था कि भाई साल में 365 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये इस हिसाब से सोचते थे और बड़ी बड़ी रैली निकलती थी, रोज शाम को सियालदह से सामने भीड़ लगती थी, ये सब होता था। अब इस मामूली सी मुद्दे पर, इन मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर अगर सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो फासिज्म से तो बहुत बड़ा लड़ना, क्या पता कैसे लड़ना पड़े, तो तय होगा जब दमन का तरीका आएगा, तब उसके उसी हिसाब से तो प्रतिरोध भी होगा। तो ये सब चीजें समझना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेतृत्व पर दबाव बनाना ही पड़ेगा, चाहे जिस भी आप। हाँ, नहीं, मेरा कहना ये था कि लड़ते जो हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि इस बार आंदोलन नहीं किया, आंदोलन तो इस बार भी कर रहे हैं। इस बार भी महंगाई पे मुद्दे पे एक बढ़िया सा वो किया गया है। अभी जो है वैक्सीनेशन जो वहाँ पे जो है फ्रॉड जो हुआ है उस पर भी जो है उन्होंने बहुत किया है। सवाल यह है कि वो आंदोलन का असर जो है, जो वामपंथ के जो करते हैं उनके पास कैडर बेस्ड है, वो जो कैडर लेके जाते हैं 10,000, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मतलब लोगों का एक जनरल पीपल जब तक पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक उसका जो है एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और वो अपने अपने कैडर्स को अगर ले आते हैं तो मैं कह रहा हूँ वो किसी भी आंदोलन में वो आ जाते हैं, कभी इसमें आ गए उसमें आ गए। मतलब जैसे लगता है कि महीने में 5-6 बार अगर आंदोलन करना है, रैली बुलानी है, तो रैली में शामिल हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों से वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है घरों में, परिवारों में, सोसाइटी में, समाज के अंदर। वो उसको वो एक दिक्कत है। लाइव कैसे हुआ जाए वो इसको, हाँ, जो बोलिए। मैं ये कह रहा था, जैसा जलेश्वर भाई बार बार कह रहे हैं और मुकेश जी ने भी पहले कहा था, ये फासिस्टिक डिजाइन पे आप लोगों को इकट्ठा करिएगा, या रवि तुम जैसे कह रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा नहीं कि मुद्दों के इर्द गिर्द आंदोलन नहीं किया, वो इशू बेस्ड मसलों पे पार्टी कैडर के लोगों को लेके सड़कों पे आते रहे हैं। लेकिन चक्कर ये है, जैसा मुकेश भाई ने पहले कहा, बार बार कहते रहे हैं कि आप लोगों को गोलबंद कैसे करते हो। लोगों को गोलबंद करोगे और उनका आपके आंदोलन में विश्वास तभी होगा जब उनको लगेगा कि आप उनकी जरूरत को सीधे एड्रेस कर रहे हो। उनकी जरूरत को एड्रेस नहीं करोगे तो हमेशा पार्टियों के अपने रैली और काडरों की भीड़ से अलग वो समाज की अपनी
किसी आंदोलन वाली पहचान को बनाएगा नहीं। अभी समाज में जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह के सार्वजनिक स्पेसेस में गुंडई है, विपक्ष की किसी आवाज को कहीं भी सुना नहीं जा रहा है और सरकार लगातार आप पे हमले करती है, तो ये ऐसे मसले हैं मुझे लगता है जो सीधे कम्युनिकेशन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन सवालों पे आप बेसिक गोलबंदी करिएगा और नहीं करिएगा तो उसके इर्द गिर्द लोग बहुत इकट्ठा नहीं होंगे। ये लोकतंत्र का जो इतना स्पेस लिमिट हो गया है, किसी भी तरह के, माने सरकार अगर आपका घर भी जला दे रही है तो आपको सरकार की तारीफ करनी है कि ये देश के हित में सरकार ऐसा काम कर रही है, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो ऐसी तो हालत है, ऐसी हालत में लोगों को गोलबंद करना, अगर वामपंथी पार्टियां थोड़ा बेसिक लेवल पे तय करें कि ऐसी मारामारी की हालत है, सांस लेने की ऐसी तकलीफ है, इसमें लोगों को गोलबंद करने का बेसिक अगर सचमुच में उसकी मंशा हो तो अभी मुझे नहीं लगता बड़ा मुश्किल काम है। क्यों नहीं हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता। शुक्रिया। मुझे बोलूं? जी बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए जरूरत जो है, जरूरत बनाई भी जाती है। जिस तरह का हमारा समाज है उसमें अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए जरूरत बनाई गई, और उलट के देखा जाए तो भ्रष्टाचार के लिए भी, भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ भी लोगों को लामबंद किया गया। यानी कि उस समाज में दोनों तरह की संभावनाएं हैं, उसे किस तरीके से मोड़ा जा रहा है, उसके अगुवा लोग कैसे हैं, ये दोनों तरह की संभावनाएं हैं। अब जो चर्चा में हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से जो मैंने समझा, फासिस्टवादी प्रवृत्तियां क्या हैं। पहली बात ये कि वो लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं मानती। भाई ये कैसा कोई लोकतंत्र नहीं होगा, एक आदमी होगा, डिसीजन लेगा और ये डिसीजन होगा विकास 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 विकास, बाकी सबको बंद कर दीजिए, तर्क नहीं होगा। तीसरी बात, हीरो कल्चर बनेगा। चौथी बात जिस पे बहुत ही जोर देकर मुकेश जी ने बहुत लंबी परिचर्चा की, कॉर्पोरेटाइजेशन, हर चीज का कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनी कैपिटलिज्म। और पांचवी बात कि यही कि भावुकता के आधार पे, सब कुछ पहचान के आधार पे, जहां पे सबको लामबंद किया, जैसे कि भाई तुम ये अमुक जाति को हो, तुम्हारे साथ ये प्रताड़ना हो रही है, ये तुम धर्म के, तुम्हारे साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, और ये तुम हिंदू हो, तुम्हारे साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। ये समाज जिस धारा में चलता है उसी धारा को पकड़कर चलने वाली एक प्रवृत्ति है जिसको लोग पकड़ते हैं, और उसमें कुछ भी मतलब वो जो धारा में चीजें होती है ना, उसके खिलाफ कुछ नहीं बात करते हैं, तो वो कभी मुखर होकर के सही तरीके से साबित नहीं होती है। जैसे अगर आप देख लीजिए लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, मतलब एक बात कहा जाता है कि कोई दार्शनिक कहता है, मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि वो बात क्या है, कि दुनिया की कोई व्यवस्था, मतलब एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी साइकिल है जिसका पैडल भी टूटा हुआ है, ब्रेक भी नहीं है, उसमें हवा भी नहीं भरा जा सकता है, लेकिन वो दुनिया की सबसे अच्छी साइकिल है विचारधाराओं के मामले में। वजह यह है कि उसमें सब लोग किस किताबी तौर पर ही देखा जाए तो उसमें सब लोगों की सहभागिता होती है, उसमें सब लोग आते हैं। एक किताबी तौर पे देखा जाए तो सब लोग अपने बात करने के अधिकार को रखते हैं, बाकी दूसरी सारी विचारधाराओं में ऐसा ना होता हो। लेकिन दरअसल क्या है कि लोकतंत्र के अनुरूप क्या अपना समाज है, क्या हमारी जीवन पद्धति वैसा है, हमारे परिवार वैसे नहीं है, हम उस तरह की फिल्में कभी नहीं बनाते हैं, हमारी कहानियां वैसी नहीं है, हमारी कहानियां, फिल्में या कुछ भी देख लीजिए वो कैसी बनती हैं, उन सब में एक हीरो होता है जो आकर के सारी चीजों को सही कर देता है। इंसान कभी भी, जैसे आपने अभी देखा होगा रोनाल्डो वाला जो प्रकरण है, हमने कभी पलट कर सोचा, हमने बहुत वाहवाही की उसी समय, हमने कभी भी पलट कर नहीं सोचा कि एक खिलाड़ी इतना रुपए कमाता है और वहीं पर कई खिलाड़ी हैं, देश दुनिया कहीं पर रहते हो, अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। क्या कभी इन सारी चीजों पे भाई एक व्यक्ति कितना कमा सकता है, वो मान ले बहुत बेहतरीन कलाकार हो, बहुत बेहतरीन कुछ भी हो, इन सारे सवालों पर हम कभी नहीं सोचते हैं, हम हीरो बनाने में आदि रहते हैं। वाह क्या शानदार आदमी है, गजब,
हमारा तर्क, अगर आप तर्क करने जाएं तो दुनिया के किसी विषय पे किसी भी तरीके से इस पक्ष में उसके पक्ष में तर्क कर सकते हैं। मैं तर्कशास्त्र का एक छोटा मोटा विद्यार्थी होने के नाते समझता हूं कि किसी विषय पे आप तर्क कर सकते हैं और बेहतरीन तर्क कर सकते हैं, लेकिन दरअसल क्या आपका तर्क न्याय की तरफ झुका हुआ है कि नहीं? आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जो जातियों पर तर्क होती है, जातियों के तर्क में अगर आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत उत्पीड़न हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उन जातियों के तर्क में उन सबके, जैसे अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या जो भी क्षेत्रीय दल की पार्टी के लोग हैं, चाहे जो भी लोग, जैसे दिलीप मंडल ही हमारे ले लें, क्या वो सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं, एक न्याय की भावना तर्क में, क्या वैसे तर्क की भावना में है जो बहुत सारे लोगों को अपने अंदर जोड़ दे? ये छोटी छोटी पार्टियां जाति को केवल छोड़ दिया जाए, किसी दूसरे मुद्दे पर क्या कोई विजन दर्शा पाई? उनका अंतर्राष्ट्रीय विषय पे ये सोचती हैं, महंगाई के विषय पे ये सोचती हैं, देश के दूसरे मुद्दों पर ये सोचती हैं, कि लोग उनको सोचे भी कि ये आदमी, ये लोग इस तरीके से चीजों को देखते हैं। कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। वो एक सीमित दायरे में हमेशा काम करती हुई पाई जाती है। उसके बाद देख लीजिए भावुकता। भावुकता चीजें कहां से क्रिएट होती हैं? हमारा आप देखिए पूरा मीडिया, मैं मीडिया में काम करते हुए मैं कह सकता हूं, जितना मैं समझता हूं, चाहे छोटा या जो भी समझ रहा हूं, कि हिंदी में रवीश कुमार को छोड़ करके किसी के पास वो भाषा नहीं है जो लोकतांत्रिक कही जा सकती है। आज तक हमने राजनीति का मतलब केवल कांग्रेस भाजपा समझा है। यही हमारी क्या करते हैं, राजनीति क्या पूरा का पूरा बना हुआ दर्शन। हम संविधान बस बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही फर्स्ट क्लास। हाँ सॉरी। तो हम संविधान बस बोलते हैं, लेकिन संविधान के मूल्य क्या कहते हैं भाई? संविधान के मूल्य ऐसा कहीं नहीं कहते हैं कि भाजपा बहुत वो है, ये है, तो हमको कांग्रेस को चुनना है या हमको उसको चुनना है। हमें विकल्प दो ही क्यों दिखाई देते हैं? कभी हम ये नहीं सोचते हैं कुछ और लोग भी खड़ा हो सकते हैं। हम जब भी नए खड़े होते हैं तब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, उनमें एकदम खुरपेच करते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं चाहते, उनको नेपथ्य मतलब उनको हटा देते हैं। बहुत लोग जमीन पे लड़ते जा रहे हैं, लेकिन सारी हमारी वाहवाही, सब कुछ फुटेज तभी आता है। छोटे से कुछ भी हो, राहुल गांधी कहीं पहुंच गए तो 10 पूरा सोशल मीडिया भर जाता है। लेकिन कुछ लोग करते आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी मनोस्थिति ये बनी है कि यही लोग हो जो भाजपा को हराएंगे, यही लोग हैं जो वो करेंगे। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है, कि भाई आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी सैलरी कितनी मिलती है? हमको महीने में 40,000 रुपए मिलता होगा, 5 लोग का परिवार चलाना है, हम इसमें क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हम ईमानदार रख सकते हैं, नैतिक बना के रख सकते हैं। हम किसी भीड़ का तो हिस्सा नहीं बनने जाने वाले, कल को हमारा घर नहीं चलेगा, हम कैसे इस बात, मतलब क्या करें हम? तो हम तो यही कह सकते हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, वोट देने जाएंगे तो सोच के देने जाएंगे। मैं तो बिल्कुल देता हूं वोट, नोटा पर देता हूं, क्योंकि मुझे दोनों पार्टियां, कोई पार्टी पसंद नहीं है, और नैतिक होकर के वोट देता हूं। ये मेरी जब जिम्मेदारी है, मैं सोच करके वोट देता हूं। तो ये सारी भूमिकाएं हम छोटे छोटे स्तर पर कर सकते हैं। हमसे कोई बड़ा उम्मीद कैसे कर सकता है? और जब भी बड़ी चीजें होती हैं, बड़ा चीज अगर मान लेते हैं कि अगर देश भर में किसी को पार्टी बनानी है, गोलबंद करना है, तो बिना पैसे से वो होगा नहीं। और जब पैसा आएगा तो कॉर्पोरेटाइजेशन आएगा, क्रोनी कैपिटलिज्म आएगा, वो सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में क्या कहते हैं सर ने, मुकेश सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातें की। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे वह चिंतन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है जो चिंतन प्रक्रिया लोकतांत्रिक पद्धति के लिए होनी चाहिए। वो एकदम नागवार है। हमारी मीडिया, हमारी पढ़ाई लिखाई, केवल लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबें छोड़ देते हैं। प्यू रिसर्च बताता है कि भारत में 97% लोग अभी भी, उनका सर्वे बताता है, धर्म को लेकर के अपनी जिंदगी में धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। ये 70 साल का ये हमारी प्रगतिशीलता है जो बताती है कि हम ऐसे हैं। तर्क वितर्क का हमारे जीवन में ये क्या कहते हैं कि ये स्थिति है। तो मेरे कहने का मतलब है छोटे छोटे या कुछ भी हो, संस्कृति के आधार पे, समाज के आधार पर छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत जरूरी है अपने कदम पर, अपने पैरों पे खड़ा होकर के उन्हें निभाने की। कोई कलेक्टर आपके सामने, महाराज वो दहेज कैसे ले सकता है करोड़ रुपए का, और आप उसको वाहवाही कर रहे हैं, हर जगह पे ताली बजा रहे हैं। कोई आदमी हीरो बन गया, भाई वो केवल हीरो बना है, आप उसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उसके जीवन की और चीजें नहीं देखते हैं। ये चीजें मतलब वो मैं ही कह रहा हूं, शुरुआत में अपनी बात कहूंगा
कि चीजें केवल ऐसी नहीं होती कि समाज ही हमें दे रहा होता है। हम ये कहें कि समाज ऐसा है वैसा, हम भी उसको कुछ दे रहे होते हैं। हम क्या विमर्श खड़ा कर रहे हैं, हमारी बातें कैसी हैं, क्या वो तार्किक हैं, क्या वो सबके लिए हैं कि नहीं, या केवल केवल हीरो कल्चर पैदा करती हैं, केवल पैसे की बात करती हैं। ये सारे हमारे जीवन से नदारद हैं और हम चाहते हैं कि भाजपा हट जाए, वैसी पार्टी हट जाए जो राम मंदिर के लिए आंदोलन करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही असंभव काम है। शुक्रिया। मैं एक बात सवाल रखना चाहता हूँ सब आप लोगों के सामने। अगर ये लोकतंत्र है, मैं तो मानता हूँ कि बहुत लंगड़ा हो गया है। संसद कब की बेकार हो चुकी है, संसद में कुछ काम धाम होने नहीं दिया जा रहा, न होता है। जो जिसकी सरकार है वो अपना मनमाना कानून बनाई लेती है, तो संसद किस काम। तो मैं कल ये सवाल आप सब लोगों के सामने रखता हूँ कि अगर कल को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वोट भी नहीं होगा तो कैसे क्या करेंगे। ये मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। अभी अजय जी की बात से लगा कि मुझे लगा कि लोकतंत्र पर जो लोकतंत्र की हालत है इस वक्त वो बहुत अच्छी नहीं है, उसकी सेहत बहुत खराब है, आईसीयू में है। तो अब ऐसे हालात में अगर वोट भी नहीं होंगे तब क्या करेंगे। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुकेश जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ग्लोबल कॉरपोरेट फाइनेंशियल ओलिगार्की है, यानी कि जो एक तरह का कॉरपोरेट वित्तीय कुलीन तंत्र जो निर्मित हो रहा है, उसका हिंदुस्तान में जो शक्ल है और जिस तरीके से हमारे विभिन्न क्षेत्रों को कब्जे में ले रहा है और वहाँ जिस तरीके से अंतर्विरोध पैदा हो रहे हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने रेखांकित किया। और फांसीवाद की इसी संदर्भ में पोस्ट 81 या 1991 जो कंडीशंस पैदा हुई हैं, ग्लोबली भी हुई हैं और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर हुई हैं, और ट्रेडिशनली जो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिकरण की और इस तरह के किसी भी प्रकार की तानाशाही की प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने वाले जो फोर्सेस थे हिंदुस्तान में, जिसमें मुख्य रूप से वामपंथी दल थे, वो कैसे क्रमशः लगातार डिस्क्रेडिट होते गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि हिंदुस्तान का फासियाइजेशन या फासीवादीकरण एक तरफ होता है और दूसरी तरफ उसके विरुद्ध ऐतिहासिक तौर पर लड़ने वाली जो शक्तियां हैं, वामपंथ है, वो लगातार उसी अनुपात में डिस्क्रेडिट होता गया है। तो इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा और खुद वामपंथ के जो सिद्धांतकार हैं उन्होंने भी इस पर विचार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो हुई है, जो मुकेश जी के बाद से एक चिंता भी लगती है और एक तरह का डायलेमा लेफ्ट के सामने जो रहा है कि वो कैसे लड़े। ग्लोबलाइजिंग जो कॉरपोरेट फाइनेंस है और उसकी जो डायनेमिक्स है, उसके भीतर रहते हुए उस लड़ाई को लड़े या उसके बाहर से लड़ाई लड़े। ये बात स्पष्ट है कि उसके भीतर रहते हुए आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बंगाल का टिपिकल एग्जाम्पल है कि उस डायलेमा ने नंदीग्राम और जो पूरा टाटा फैक्ट्री और जो जिस तरीके की हिंसा हुई उस पूरे बैकड्रॉप में, और उसका एक लार्जर नेशनल सिंबोलिज्म के रूप में देखा जाए, मैसेज गया कि लेफ्ट जो है वो नव उदारवादी पूंजी के साथ, प्राइवेट कैपिटल के साथ ये मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो वहाँ का जो मजदूर तबका है, वहाँ का जो निचला तबका है, उसमें एक किसानों के बीच में एक डिस्क्रेडिट होने की संभावना पैदा हुई और इसने खास तौर से पूरे के पूरे वामपंथ को भी एक हद तक बड़े स्तर पर डिस्क्रेडिट किया। तो मेरा मानना है कि क्राइसिस अभी आने वाले वर्षों में फांसीवाद, हिंदुस्तान में फांसीवाद का संकट, यानी कि लोकतंत्र का संकट और फांसीवाद का विकास और अधिक होने वाला है, क्योंकि एक किस्म का पॉलिटिकल क्लोजर दिखाई देता है। फांसीवाद के सामने संकट पैदा तब होता जब डेमोक्रेसी की फोर्सेस या जनवादीकरण की शक्तियां प्रबलता के साथ सामने होती। वो पहली बात एक स्टेज है जो दिखाई नहीं देती हैं। जो शक्तियां दिखाई देती हैं वो इतनी छिन्न भिन्न हैं कि वो कोई भी एकीकृत मोर्चा की शक्ल में अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अभी फांसीवाद के सामने हिंदुस्तान के बाजार के और हिंदुस्तान के संसाधनों के और हिंदुस्तान के श्रम के
यानी कि जो डिस्पोजिशन जिसको कहा जाता है, एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन, इसकी पूरी की पूरी संभावना मौजूद है। अभी उसने खेती पर हाथ डाला है, नेचुरल रिसोर्सेज पर हाथ डालना बाकी है, अभी पूरा का पूरा श्रम के बाजार पर हाथ डालना बाकी है। तो अगर एक तरह से प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन या आदिम संचय और उसको उसके लिए जो लूट की जो प्रवृत्ति है, उसकी पूरा का पूरा चक्र अभी हिंदुस्तान में, मेरा अपना मानना है कि वो पूंजी जब तक पूरा नहीं करेगा और उसमें राज्य का सहयोग लेगा, और राज्य सहयोग लेने के लिए अपनी वैधता के लिए इस तरह के एथनो नेशनलिज्म, कास्टिज्म का, यानी कि हिंदुस्तान के समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर करेगा कि कैसे वो उसका फासिस्टिक या नियो लिबरल ट्रांसफॉर्मेशन करे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कन्वेंशनल फोर्सेस जो हमारी रही हैं, पारंपरिक शक्तियों में, फासीवाद से लड़ने की पारंपरिक शक्तियों में, यदि हम उदारवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी तीनों को शामिल करें, क्योंकि ये तीनों ऐतिहासिक शक्तियां हैं, इन तीनों में क्या भारत में ये क्षमता बची है कि ये इस नए किस्म के फासीवाद से लड़ पाएंगी? अब सवाल यही उठता है कि पहली बात तो ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल और उसके जूनियर पार्टनर के या उसके कॉम्प्लीमेंट्री या सहयोगी, संपूरक सहयोगी के रूप में हिंदुस्तान की पूंजी का जो कॉरपोरेट है, वो उसके प्रति हमारा रवैया क्या रहे। उनके अंतर्विरोधों को इस्तेमाल करना एक बात है और उसके पॉलिटिक्स में कोऑप्ट हो जाना दूसरी बात है। सबसे बड़ी समस्या यही पैदा हुई है क्योंकि अभी तक वो उतने स्पष्ट अंतर्विरोध नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां इस कॉरपोरेट प्लंडर या कॉरपोरेट लूट के समर्थक जो राजनीतिक शक्तियां होंगी, उनके खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी होगी। और ऐसे में ये जितनी समाजवादी और मार्क्सवादी और यहाँ तक कि जो लिबरल है, जो नेहरूवियन लिबरल है, क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस भी एक किस्म का फासीवाद के खिलाफ लड़ने की जो रणनीति कांग्रेस की है, वो कंटेम्प्रेरी फासिज्म या बल्कि नेहरूवियन सोशलिज्म को खड़ा करके फासीवाद को लड़ना चाह रही है, लेकिन उसके अंदर वो प्रोबिटी या प्रोप्राइटी नहीं है, क्योंकि उसी ने ही उन प्रक्रियाओं को बिना जाने समझे और बिना पूरी तैयारी के या एक इनविटेबल उस वोर्टेक्स में फंसती चली गई। तो मेरा ये मानना है इसमें जो इसेंशियल कंडीशंस हैं फासीवाद के लड़ने की, ये बात सही है कि एक बड़े और व्यापक मोर्चा की ज़रूरत है। इसमें टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के सवाल का आकलन इसी स्तर पर होना चाहिए कि आपका इस वित्तीय पूंजी के साथ और इसके प्लंडर के प्रति आपका रवैया क्या है। अगर कोई शक्ति इस प्लंडर की समर्थक है और ये उससे उम्मीद करें कि वो साथ में लैंड, लेबर, रिसोर्सेज और हमारे संसाधनों को और लोगों के जन अधिकारों का हनन करती जाए और उसके साथ उस पर कुछ चुप रहे, उस पर कोई स्टैंड न ले और इसके बावजूद हम उसके साथ अलायंस में जाएं, तो वो ऐसे मोर्चे असफल होंगे। तो इस लिहाज से और कई अन्य कुछ जैसे प्रभात पटनायक हैं और अन्य लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है कि सीपीएम की सबसे बड़ी कमी, अगर पूरे प्रभात पटनायक ने लगातार इस विषय पर लगातार लिखते रहे हैं, कि ये जो एम्बिवेलेंस है सीपीएम का या लेफ्ट का कॉरपोरेट कैपिटल को लेकर के और उसकी समर्थक जो शक्तियां हैं हिंदुस्तान में, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके प्रति जो एटीट्यूड है, उनके प्रति जो रवैया है, उस रवैयों को लेकर के जो एम्बिवेलेंस है, उसने ट्रेडिशनल लेफ्ट को, पारंपरिक वामपंथ को भारतीय जनता की निगाह में फासीवाद से लड़ने वाली शक्ति के रूप में देखना बंद कर दिया है, उसको वहाँ से बेदखल कर दिया है। उस पोजीशन को रिक्लेम करना आज की तारीख में लेफ्ट की बड़ी जिम्मेदारी है। उसे पहले तो अपने क्रेडेंशियल्स स्टैब्लिश करने होंगे कि हाँ, हम एक फासीवाद से लड़ने वाली शक्ति के रूप में मौजूद हैं हिंदुस्तानी समाज में। दूसरी शक्तियों से वैसी उम्मीद नहीं है। दूसरी शक्तियां केवल फॉल्ट लाइन्स हैं। ट्रेडिशनल फॉल्ट लाइन्स होने से जरूरी नहीं है कि वो हिंदुत्व के फासीवाद को या कॉरपोरेट फासिज्म को, इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स से भी उम्मीद नहीं की जा सकती है उतनी ज़्यादा, खासतौर से जो रीजनल एलीट और नेशनल एलीट का कन्फ्लिक्ट है, लैंडेड
जो एक संपत्तिशाली जमींदार तबका है और बड़ी पूंजी के बीच के अंतर्विरोध हैं, इन पर भी बहुत ज़्यादा बैंक नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को मुकेश जी ने पहले रेखांकित किया हुआ है। लॉन्ग रन में ये भी कॉरपोरेट फासिज्म के साथ खड़ा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होते हुए उस पोजीशन को, एक पहले तो एक ज़रूरी इस बात की है कि हिंदुस्तान में उस एंटी फासिस्ट अलायंस की एक तरह से हिंदुस्तानी समाज में उस पोजीशन को रिक्लेम करने वाली स्थिति है ट्रेडिशनल लेफ्ट के पास। इस पूरी प्रोसेस में अगर नई शक्तियां उभरती हैं, नई फोर्सेस कहाँ से उभर सकती हैं, उसकी भी संभावना है, या इन्हीं पारंपरिक शक्तियों के रिकास्ट होने या पुनर्नवीनीकरण की संभावना हो। क्योंकि इसके बगैर हमें नहीं लगता है कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई का हिंदुस्तान बौद्धिक वर्ग और मध्य वर्ग का जहाँ तक संभावना है वो अपने पारंपरिक चरित्र के साथ है कि ये जब कोई बड़ा आंदोलनात्मक कदम होगा तो उसका एक प्रगतिशील तबका तो उसके साथ होगा, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो अवसरवाद के वजह से या उसकी अपने ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो उसके लाइवलीहुड या उसके जीवन यापन के जो लिंकेजेस हैं उनके माध्यम से वो कभी उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। तो मेरा यही कहना है कि नई शक्तियों की पहचान की जाए और इन पारंपरिक वामपंथ, चूँकि एक बड़ी लेगेसी है और पारंपरिक तौर पर ये ट्रेडिशनल लेफ्ट में भी, जब हम ट्रेडिशनल कह रहे होते हैं तो कोई ऐसा फॉसिलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यदि नई पुराने बैलून में भी या अगर नई हवाएं भर जाती हैं और कोई नई गैस आ जाती है उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में नई लीडरशिप सामने आए या पब्लिक असर्शन के सामने इनको अपने स्टैंड्स और अपने इनर्शिया को चेंज करना पड़े। लेकिन एक तो तय है कि उस डिस्क्रेडिटेड या एक तरह से बेदखल कर दिए गए जगह से फासिज्म के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति के रूप में एक तरह से बेदखल किए गया है, खासतौर से नेशनल लीडरशिप। बम्बई में जो खासतौर से अभी किसानों के मार्चेस हुए वो भी किस हद तक ट्रांसलेट कर पाया एंटी कॉरपोरेटिस्ट पॉलिसीज़ के खिलाफ, उसको देखना होगा, क्योंकि वो एक तरह का एग्रीकल्चरल ट्रेड यूनियनिज्म की ओर इशारा करता है। तो मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ही कॉशियसली ऑब्जर्व करने की चीज़ है। अन्यथा अगर ये कोई काउंटर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में फांसीवादीकरण और अधिक क्रूर समाज और अधिक कॉरपोरेट प्लंडर की संभावना है और अधिक हिंसा बढ़ेगी। और उस हिंसा का स्वाभाविक शिकार हिंदुस्तान का जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, लेबर क्लास है, इंटेलिजेंसिया है, लेफ्ट के लोग हैं, रेशनल थिंकिंग लोग हैं और राइट्स के लिए जो भी संघर्ष कर रहे हैं लोग, वो लोग इसके शिकार होंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है। बहुत बढ़िया आपने बात रखी शशिकांत जी, और मुझे लगता है कि आपने कई सारे नए आयाम इसके साथ जोड़े हैं, मतलब एक नए ब्रिजेस के साथ इसको समराइज किया है। हमारे बीच में उमेश जी हैं और मैं उनको पिछली बार भी जोड़ना चाह रहा था कि उमेश जी होंगे तो एक बढ़िया एक मंच जो है हमारे पास दिखेगा। हमारे पास, मेरे लिए तो क्लब हाउस में एक न्यू फाइंडिंग थे, और उमेश जी इस सिंथेसिस को, जिसको आप सामाजिक आंदोलन के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उस पर लगातार संघर्ष चिंतन के स्तर पर आप जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं चाहूँगा ये हम लोग फांसीवाद पे एक पहले जो है लास्ट वीक हमने जो है इमरजेंस जो है आपका जो खत्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूरोप में कैसे इमरजेंस हुआ था, और फिर उसका जो है यहाँ पर भारत में रिफ्लेक्शंस क्या क्या हैं अभी इस साल के दिनों में, एंड हाउ टू कॉम्बैट दैट, और उस पर जो है क्या इम्प्लिकेशंस क्या पड़ रहे हैं समाज के डिफरेंस पे, और क्या भूमिका कैसे जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। उमेश जी, थैंक यू सभी को नमस्कार। मैं भी सुन रहा था मित्र को जो बोल रहे थे, और उन्हीं की बात में मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है उसको ऐड करना चाहता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यह समझ लेना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और लेफ्ट के पास इतनी सारी चीज़ें थीं, और
अगर उन चीज़ों को कायदे से रिटेन किया जाए, तो इनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के सारे आयाम उपलब्ध हैं और हो जाएँगे। इनकी जो अपनी ओरिजिनल नैरेटिव थी, वो तितर-बितर हुई है, स्कैटर्ड हुए हैं, इनके अपने जो बेस हैं, वो हटे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायनामिक होना चाहिए, प्रोग्रेसिव तो है विचारों से, लेकिन डायनामिक भी होना चाहिए जो अभी बता रहे थे पिछले बोलने वाले साहब कि जब तक आप चेंजेज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, नई चीज़ों को नहीं लाएँगे। इसके पहले भी एक लाइन जोड़ना चाहूँगा जो इसके पहले बोल रहे थे, कोई पत्रकार महोदय, हीरो वर्शिप। तो हीरो वर्शिप तो हमने इस ऑर्गनाइज़ेशन में भी देखा है, हर जगह देखा है और वह एक इट्स लाइक अ बैड ट्रेडिशन क्योंकि एक समय आता है कि जो लोग झंडा उठाते थे, वो सिर्फ़ उठवाने लग जाते हैं क्योंकि वो उनका स्टेचर वो मान लेते हैं और हम उनसे मनवा लेते हैं, हम भी मान लेते हैं कि इतना बड़ा हो गया है कि शायद वो अब झंडा और दिया जो 90s में ढोया जाता था, उसके लायक नहीं रह गए। तो हीरो वर्शिप और कुछ जो ढांचागत समस्याएँ हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो एक बड़ा जो स्कैटर हुआ है, उस पर हम लोग प्रायः आँखें बंद कर लेते हैं। जो मैंने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें इंडिया में कास्ट एक बहुत बड़ा मैटर है। इट्स अ फैक्टर एंड इट्स द मेन प्लेयर और अगर कोई कहे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करके चलेंगे, आपको कास्ट के नैरेटिव को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके कास्ट के कंसर्न को एड्रेस करना पड़ेगा। क्या हमने अपने जितने भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़ेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ हैं, क्या हमने उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया है? ये देखना पड़ेगा। जो कम्युनिटी से मेरा मतलब है कास्ट एंड अदर्स ऑल्सो। लेकिन वो कम्युनिटी जिसमें कास्ट प्रिवेलेंट है, तो क्या हमने उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उस पर्टिकुलर कास्ट के होने के चलते उनके साथ हैं, उनके लाइफ में, उनके रोज़ के लाइफ को प्रभावित कर रहा है। अभी मैं एक टॉक ही लिख रहा था, जिसमें जातिगत जो पेशा है, उसके आधार पर मैं बता रहा था कि मेरिट क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी 70 प्लस इयर्स डाउन द लेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सभी वही के वही हैं, आप देख लीजिए। उसमें से कितने प्रतिशत लोग निकले हैं? उनको निकालने के लिए हमने क्या किया है? एक जो डिsillusionment हुआ है और यह एक बहुत ही ये कोई चोरी-छुपी की बात तो है नहीं। ये दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट एंड इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट। जो डिsillusionment हुआ है, उसके कारणों को देखना पड़ेगा और वो तो पहली बात है जो इन्होंने पिछले वक्ता ने कहा था कि हमें चेंज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए बंगाल को। एक ही आदमी को बिठाए रखिएगा, चेंजेज़ आर वेरी इनेविटेबल। आप नहीं करेंगे, चेंज एक पन है। इफ यू आर नॉट चेंज्ड, यू विल बी चेंज्ड। तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कमिंग बैक टू द माय पॉइंट, अभी एक बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, जिसमें कास्ट के नैरेटिव्स को एड्रेस किया जा रहा है अच्छे से और वो बहुत लुभावने हैं और मेरे ख़्याल से बहुत कारगर भी हैं। लेकिन अगर आप कास्ट के नैरेटिव को बिल्कुल नहीं बहुत सारे ठीक है, आपका इकोनॉमिक नैरेटिव बहुत अच्छा है। आप राइट विंग का मतलब ही होता है एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन जो कॉर्पोरेट कल्चर को, जो कॉर्पोरेट ओलिगार्की को प्रमोट करेगा, उसका है काम। उसके 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 जस्ट ऑपोज़िशन में लेफ्ट की विचारधारा को खड़ा किया गया था। लेकिन लेफ्ट जो एक बुरा नहीं मानिएगा, इट्स वेस्टर्न इम्पोर्ट। लेकिन आप जब भी कोई वेस्ट की चीज़ें लाते हैं, आप वेस्ट से कार लाते हैं, तो इंडियन रोड्स पे वो हमेशा कंपैटिबल नहीं होता है चलने के लिए। आपको उसमें थोड़े-मोड़े कुछ डिवाइस करने पड़ते हैं ताकि वो यहाँ के लिए कंपैटिबल हो जाए। तो नो ऑफेंस मेंट ये जो मैं बोला उस पर, लेकिन मैं ये एक सच्चाई है कि हमको उसको टेलर मेड बनाना पड़ेगा अपने लिए और उस टेलर मेड बनाने के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ है, सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये दोनों मेरे ख्याल से है। लेकिन एक और चीज़ है कि आपको अपने बेस तैयार करने के लिए लोगों से कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको उनके लिए जो पॉलिटिकल एजुकेशन की व्यवस्था है, मैं डिग्री और सर्टिफ़िकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट थिंग्स। उनका पॉलिटिकल एजुकेशन भी हमने शायद नहीं किया है। देखिए, एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो अपने आप में पॉलिटिकल नहीं है, कहने के लिए, लेकिन वो 24/7 डेडिकेटेड 4 लाख समथिंग वर्कर्स, डे इन एंड डे आउट, दे आर ऑन टूर्स। वो दे आर ऑन
संतोष डे इन एंड डे आउट, और उनके बदले में उनके उन चीज़ों से आप जब किसी से लड़ने जाएँगे, तो ट्रोय में लड़ने के लिए 50,000 वोट्स लेकर गए थे लोग। तो जिस साइज़ का आपका ओपोनेंट है, उस साइज़ की आर्मी और स्किल्ड आर्मी आपको रखना पड़ेगा। मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। तो आपको डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारे जो नए ख़यालात के चेंजेज़ हैं, स्टडी करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा कि ये कौन-सी ग्रे एरियाज़ हैं। मैं 2-3 का नाम रखा, और इन सारे एरियाज़ पे अगर हम काम कर लेते हैं, तो बेशक आई एम कन्विंस्ड कि द टाइम टू कम विल बी द टाइम ऑफ दोज़ हू आर मार्जिनलाइज्ड, एंड इन द वर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न सोशल फिलोसोफर्स, प्रोलेटारिएट्स। तो थैंक यू, और मैं भी सुनूँगा, और बीच-बीच में जब ज़रूरत होगी तो हम भी ऐड करेंगे, बट लेट मी एनरिच माय विज़डम बाय लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू उमेश जी। मैं तो इसलिए आपको बुलाया पहले कि क्या हो सकता है कि जो है आप कहीं पे जो है आप रहें, इसमें बने रहें, क्योंकि बीच में चले न जाएँ कहीं और काम पे, तो इसलिए अपनी बात आप ज़रूर कुछ न कुछ रख जाएँ। मैं समझता हूँ क्या मैं कि बोल शरद सकता हूँ सर? जी मैं बोल मैं सकता अभी हूँ? ठीक, ठीक। एक बार हम लोग पहले बात तो कर लें, हम लोग के ठीक पास, सर, कोई है बात ना? नहीं। शरद ठीक। भाई हैं क्या? शरद भाई? शरद जी? है नीचे हैं। हाँ, नहीं मैं हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल बराबर सुन रहा हूँ, और आप हाँ। बहस को जारी रखिए। मेरे पास देखिए, एक अच्छा बोर्ड यहाँ पे आया है, और उसमें जितना एनरिच होगा उतना अच्छा होगा, और उसके साथ-साथ फिर इसको बाद में समेटा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपका भी रखना वो होगा। ना बंधु, मेरे पास कुछ खास कहने के लिए भी है नहीं, क्योंकि मसला जो है बड़ा गंभीर चल रहा है, और हमको तलाश जो इस वक्त हो रही है वो इसकी हो रही है कि भाई एंटी फासिस्ट मोर्चे को लीड कौन करेगा, और इसी पर बहस हो रही है। तो मुझे समझने में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अतः मुझको सुनने दिया जाए। थैंक यू। ठीक है। विष्णु भाई? विष्णु भाई? हाँ। अनिर्बन जी, आप भी एक महत्वपूर्ण इसमें जो है, क्योंकि आपका अनुभव जो है लेफ्ट का एक लंबा खासा अच्छा खासा रहा है, और एक डिफरेंट डायमेंशन से आप देखते हैं चीज़ों को, तो अनिर्बन जी रखें। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, मैं जो चर्चा के बारे में मांग किया था, तो प्रमोद दादा उस टाइम में बोले थे, तो आज मुकेश जी का इतना उम्दा और इतना अच्छा एक बोल के बाद मैं कल्चरली फैसीबाद को थोड़ा सा बोलने का प्रयास पाता हूँ। जिस टाइम में फैसीबाद उभर आया, मैंने अगर ऐसे देखूं कि गैरिबल्डी, बिस्मार्क, इन लोगों का ब्लड आयरन पॉलिसी के बाद बार बार जर्मन जो एक प्योर ब्लड का एक प्राइड था, वो खुन्न होते गए, वो पूरा दुनिया का राजनीति से अलग होते गए, और उसके ऊपर जो जर्मन ब्लड के ऊपर जो प्रेशर आया, कोई जो विशेषज्ञ हैं इसको ऐसे बोलते हैं कि 1900 साल से 1905, 1906 या पहला जो विश्व युद्ध है, इसके बाद, और हम लोग देखेंगे कि पहला विश्व युद्ध के बाद ही ये फैसिज्म दोनों देश में, इटली और जर्मनी में उभर के आएंगे। तो इसका एक सांस्कृतिक दिख जो है उसको मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता हूँ। अनिर्बन भाई, अगर आप जो है हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्द बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वाकई में कुछ शब्द बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं, तो अगर आप अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा ये आग्रह है, बाकी लोग भी को मुझे लगता है कि नहीं समझ में आता। जी सॉरी, मैं तो इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सारे समझें, कोई शब्द में ये दिक्कत हो जाते हैं। हाँ, जो बोल रहा था मैं, दादाइज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जो ये दुनिया का जो जैसे दुनिया में सांस्कृतिक आंदोलन या सांस्कृतिक जो चुनौतियाँ, जो शिल्पी, आर्टिस्ट
ये सामना कर रहे थे, उसके अंदर एक एक बड़ा क्रांति का भावना लेके उपस्थित हुआ। और हम लोग दादाइज्म को लेके यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे कि ये दादाइज्म का जो उत्पत्ति है, इसके पीछे फैसिज्म का एक भूमिका है। वैसे ही आगे हम लोग देखेंगे तो सर रियलिज्म, जो रियलिज्म से भी ऊपर सर रियलिज्म बोलते हैं हम लोग, और उसमें जो आर्टिस्ट्स हैं हम लोग जानते हैं, वो मोटा मोटी 1920-1921 में। और उसके आगे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का एक एग्जांपल आप लोगों को दूं एक फिल्म की, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सबको कि सोचो कि जो माध्याकर्षण होते हैं, ग्रेविटी होती है, इसके लिए जो ग्रेविटी के जो पुल होते हैं, साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं कि दीवारों खारे होते हैं 90 डिग्री वर्टिकली, माने एक हॉरिजन के ऊपर 90 डिग्री कोण में वर्टिकली एक दीवार खड़ा हो सकते हैं। तो हम लोग एक फिल्म कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी ऐसे देखे थे, जहां पर ये जो बेसिक भावनाओं हैं इसको तोड़ा गया था। वहां पर सारे दीवारें कोई 45 डिग्री में, कोई 30 डिग्री में, कोई 60 डिग्री में फिर खड़ा है। लोग सीढ़ियों से हम लोग जानते हैं ऊपर चढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसे दिखाया गया कि सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते लोग नीचे की तरह जा रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक भावनाओं और ये जो चर्चा चल रहे हैं, और इतना अच्छा सर अपना ऑनेस्टली अपना जगह से जो बात बोल रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभूति की जो बात बोल रहे हैं, यहाँ पर संस्कृति कैसे कायम होते हैं उसका एक दो नमूना लेके अपना अंदर से ही मैं ऐसी बात को साबित करने का कोशिश करता हूँ। और मेरे कोशिश के पीछे ये चीज रहेगा कि हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे कितने फैसीवादी हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कोई सोचो हमारा ही ग्रुप में बोलना चाहते हैं और उसमें ऐसे बोला गया कि ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, या मैं एक पोजीशन लेके सबको 1, 2, 3, 4 बड़ा छोटा ज्यादा बोलेंगे कम बोलेंगे ये तय कर रहा हूं। माने हम लोगों का जो धीरज का परीक्षा है वो भी हम लोग तय करने का कोशिश करते हैं। बार बार बंगाल की चर्चा, बंगाल की आलोचना आ रहे हैं क्योंकि सीपीएम वहां पर रहा। ज्योति बसु जब बात करते थे तो ऐसे बोलते थे कि होच्छे, माने एक बी वर्ब, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करते हुए ऐसे बोलते थे होच्छे, माने मैं इंदिरा गांधी के साथ बात करना चाहता हूँ, होच्छे मैं आगे दिल्ली जाऊंगा और इस बार जाके मैं बात करूंगा, होच्छे, ऐसे ऐसे। आप लोग जैसे हमारा रविदा है, रविंद्र काटोवाल जी, तो उनका भी जैसे एक मुद्रा दोष, तो ये भी देखोगे कि एक मार्क्सिस्ट जो लोग हैं इनका एक धाराव है। ज्योति बसु के बोलने के बाद कम से कम 200 नेता को मैंने वैसे ही होच्छे होच्छे बोलते हुए सुना। और ये जो रविदा बोलते हैं, मेरे अंदर में ये एक फैसीवादी भावना इसके पीछे छुपी हुई है। जो हीरोइज्म, जो एक नेता एक केंद्रिकता, और जो सोच हम लोगों को पीछे की तरह खींच रहे हैं, माने हमारा जो बड़े हैं वो कौन मुंह से ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर गणतंत्र या लोकतंत्र या फलाना ढिंकाना प्रतिष्ठित थे, कब थे, कैसे थे। वैसे ही एक बात होते हैं शिक्षित, अर्धशिक्षित, आम जनता। भाई जो स्क्रूड्राइवर चलाते हैं उनको क्या बुद्धि नहीं लगते हैं? सिर्फ बुद्धिजीवी वही होते हैं जो कलम पीसते हैं, लिखते हैं, मनोजगत में काम करते हैं। मनोजगत और शरीर जगत, वस्तु जगत कितना फर्क में बैठता है। ये जो सोच है, ये जो चर्चा है, ये हम लोग जो मार्क्सवादी चर्चा के अंदर धारावाहिक तक से पिछले 25-30 साल कर रहा हूं, चाहे वो सत्ता में रहते हुए हो, चाहे वो सत्ता में ना रहते हुए हो, ये कितने बार एड्रेस होते हैं। तीसरी बात, हम लोगों की घर का महिलाएं, हम लोग कितना इन लोगों के अप्रोच करते हैं। एक स्टडी सर्किल में मैं, मेरा वाइफ जो है उनको लेके गया था, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईश मिश्र के घर में चर्चा चल रहे थे, तो वहां पर मेरा वाइफ ने सिर्फ यही पॉइंट उठाया था कि महिला जो साथी है हमारे वो है कहां। इनको फैसीवादी नहीं लगते हैं कि हमारे अंदर का कोई हिटलर या मुसोलिनी हमारा बीवियों की हमारे रास्ते में आने के लिए रोकते हैं, हम लोग ही रोकते हैं उन लोगों को। तो मैं चाहता हूं जो सांस्कृतिक फासीवाद है, प्रमोद दादा जैसे बोलते हैं ना 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 ना, ये अभी आलोचना का चर्चा नहीं, अनिर्बाण नहीं,
अभी ये फालतू का बकवास, लोगों का टाइम बर्बाद मत करो। तो ये मुझे लगता है कि मेरे सामने हिटलर खड़ा हो गया। मैं कोई इंडिविजुअल नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, ये मैं भी कभी कभी करता हूं, इसीलिए मैं हम आप ऐसे शब्द के इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे पूर्व जो वक्ता थे वो बार बार खुद को एलिमिनेट करके बात कर रहे थे, और बातों में साहेब, भाई साहेब कहां से आया? साहेब तो एक लिनिएज है जिसको हम लोगों को छोड़ना है। उसके अंदर में जो साहेब बार बार साहेब बोलते होंगे, उसके अंदर उतना बारी फैसीबात बैठते रहेंगे। तो ये छोटी मोटी जो चीज है दैनंदिनता और हम लोगों को डेली बेसिस में जो चर्चाएं होते हैं, ये जब तक ना हम लोग छोड़ पाएंगे, मेरे हिसाब से हमारा अधिकार ही नहीं है कि फैसीबात जैसे एक बात जो जिसके अंदर से हिटलर, मुसोलिनी या लेनी रिफेनस्टक जैसे सिनेमाटोग्राफर की जन्म हुआ, उनको चर्चा करें। जब हम लोग इसको ये लिनियज को छोड़ पाएंगे, फ्री हम लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, दादागिरी बंद करेंगे अपना ग्रुप में, ग्रुपबाजी में, और वक्तव्य रखते जाएंगे, इतना बोलेंगे कि कुछ करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा, तब फैसीबाद कायम ही होंगे, फैसीबाद ही रहेंगे। फैसीबाद अपना क्षमता और भी जोरदार यहाँ पर कायम करेंगे। हम लोग ये छोटे मोटे चीज को अपने अंदर से हटा लें, अपना साथियों जो महिलाएं हैं इनको अपना चर्चा में शामिल करें। छोटी मोटी जो इंटरेस्टिंग चीज है, आनंद की चीज है, इसको लेके चर्चा करें। देखो फैसीबाद भाग जाएगा। धन्यवाद। अब एक लाइन बोल दूं रविंद्र जी? एक मिनट। एक जो बोले थे ये साहेब वाली बात थे, उस पर एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हाँ। और इन्होंने कहा था कि एलिमिनेट करके बोल रहे थे। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ अनिर्बन बाबू, मैं ये कह रहा था कि मैं लिटरेचर के सेंस में उसको शब्द बोल बाबू रहा शब्द का था। जन्म एक कहाँ से हुआ है पता है ना? बाबू मतलब क्लार्क होते हैं, यहाँ अंग्रेज लोग क्लार्क को बाबू बोलते हैं, तो बाबू बोल के आपने मुझे सम्मान नहीं किया। अब अनिर्बान ही बोलिए। ठीक है अनिर्बन, मैंने आपको बाबू बोला, उनको साहब बोला और आप शब्द का प्रयोग किया। ये मैं इसके लिए ये नहीं कर रहा था कि मैं एलिमिनेट कर रहा था। लिटरेचर में एक चीज होता है सटायर, अपनी बात को रखने का तरीका। सिर्फ सेट्रिकल हो रहा था मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि जब एक मंच पे एक ही विचारधारा की बात हो रही था तो मैं अपने को एलिमिनेट करके नहीं बोल रहा था। एनीवे, आपको वो मिसकम्युनिकेशन हुआ, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बाबू भी कहा तो सिर्फ वो एक बंगाली जो चलता है लेक्सिकल, उसमें जी, बोला। आप मुझे समझ में आ रहे हैं कि बांग्ला मेरे से आप अच्छा जानते होंगे, और ये अपना व्यक्तिगत बहस करने के लिए जगह नहीं है। हम लोग बाद में इसको निपट लेंगे। मैं मेरा वक्तव्य रखा, आप जब बोल रहे थे मैंने एक भी बात नहीं किया। मैं प्रमोद दादा का भी चर्चा किया, आपका भी चर्चा किया, और मैं मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत स्तर पे नहीं किया। मेरा जो अंगुली निर्देश है ये एक अपना तरह भी है, मेरा जो दूसरा हिस्सा है इसके तरह भी मेरा मैं उंगली उठा रहा हूँ। नहीं, मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूँ आपकी बात का, मैं तो उसको एंडोर्स कर रहा हूँ। आपने सही कहा, यू मेड ए वेरी वैलिड पॉइंट। मैं एक बात अंजुमन, एक बात मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी बात को कहते केवल तर्क बदल देता हूँ। जिसको आप ये जो आपने उदाहरण दिया वो सही है, औरतों के बारे में हमारा क्या अप्रोच है यही है। ये असल में एक्चुअली ये फासिज्म का जो स्रोत है, एक बहुत बड़ा उसका कैरेक्टराइजेशन है कि पैट्रियार्कल फैमिली होती है ना। हिंदी में उसको कहेंगे पितृसत्तात्मक समाज, ना? तो वहाँ पुरुष ही सब कुछ होता है। वही पैट्रियार्किक सोसाइटी हमारे पास है, हम उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये फासिज्म का एक गुण है ना। हम फासिस्ट भले ना हो, क्योंकि आज से 100 साल पहले भी पैट्रियार्किक सोसाइटी थी ही। नहीं, हम लोग फैसिस्ट है इसलिए महिला नहीं आते हैं। मैं उसी चीज को कह रहा हूँ ना कि उसके लिए सही शब्द है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है ना। ये डोमिनेंट समाज जिसमें पुरुष होता है, इस वजह से ये दिक्कत। आपके साथ विरोध करता हूँ, हमारा समाज पुरुष प्रधान नहीं है, हमारा प्रधान महिला प्रधान भी है। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी मणिपुर में चले जाइए वो महिला प्रधान है, अब दक्षिण में चला जाइए केरल में वो महिला प्रधान है। वैसे कोई जनरल बात नहीं होता है। केरल और मैं फिर बता रहा हूँ, मलयाली समाज और आदिवासियों का समाज, आदिवासियों के समाज में भी मातृसत्तात्मक समाज आज भी चला रहा है, जो पहले आर्यन सोसाइटी से पहले द्रविड़ सोसाइटी में ये हुआ करती।